नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आपातकाल का जिन जो है वो लोकसभा में आज फिर से जागा और जब जागा तो ये एनडीए के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहे इंडिया गठबंधन में फूट इसने दिखाई। दरअसल इंडिया गठबंधन से जुड़े सांसद संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो एनडीए से जुड़े सांसद आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। इस बीच लोकसभा के स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने भी इमरजेंसी पर सदन में एक प्रस्ताव रखा। जैसे ही उन्होंने निंदा प्रस्ताव रखा, सदन में हंगामा शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस सांसदों ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज ने इससे दूरी बना ली। वो इस विरोध से दूर रहे। जब कांग्रेस सांसद विरोध जताने के लिए स्पीकर की कुर्सी के पास तक पहुंच गए। इस दौरान भी कांग्रेस के सहयोगी दलों के सांसद चुप ही बैठे रहे। लेकिन जब स्पीकर ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में मौन रखने की बात कही, तब ये सांसद श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो गए। भारी हो हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन को संबोधित करते हुए 1975 में देश में आपातकाल लगाने के फैसले की निंदा की और इसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तानाशाही थोपने, संविधान और लोकतंत्र का अपमान करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने का संगीन आरोप लगाया। तो क्या आपातकाल पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष बिखर गया? क्या एलओपी बनते ही राहुल सियासी चक्रव्यूह में फंस गए? ठोकेंगे ऐसे ही सवालों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। तो भूतकाल की बात ना करते हुए प्रेजेंट की बात करते हुए भविष्य बदलने की अगर बात करें तो अच्छा होगा। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था। Fortunately, this is not a good start. This is not the way to start a new term. The BJP must stop driving a car only by looking at the rear view mirror. They must have a forward-looking agenda. इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया। इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि संग्राम छिड़ा हुआ है आपातकाल पर। किस करवट बैठेगा ये ऊंट? चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं उसमें जेडीयू से वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं, प्रेम शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ हैं, हमारे साथ एनसीपी से प्रवक्ता महेश चौहान रहेंगे, साथ ही ज्योत्सना तिरुनगरी हमारे साथ हैं टीडीपी की प्रवक्ता, हमारे साथ एलजेपीआर से धीरेन्द्र कुमार रहेंगे प्रवक्ता, और साथ ही सोमनाथ रॉय हमारे साथ रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा दीपक झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन दीपक झा, सबसे पहले आपका सवाल कि जब स्पीकर महोदय अपना प्रस्ताव पढ़ रहे थे उस वक्त आप विरोध कर रहे थे और उसके बाद कांग्रेस ने यह कहा कि स्पीकर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। मुझे यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कैसे हुआ? इमरजेंसी तो देश पर लगी थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर तो लगी नहीं थी। देखिए अनुराग जी,
1975 में जो हुआ, राहुल गांधी जी जो देश में आज सर्वप्रिय नेता है, सबसे ज्यादा प्रिय नेता, उन्होंने खुले दिल से इसकी आलोचना करी, इस पे माफी मांगी, इस पे खेद व्यक्त किया। इतना बड़ा दिल रखने वाला नेता देश में आज कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। तो भाजपा इस मुद्दे को क्यों उखाड़ रही है बार बार? अब इसमें क्या निकलेगा? ये आज कम से कम 40-45 साल पुरानी बातें हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी जी एक तरफ गौरवान्वित महसूस करते कि हमें तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी अपनी कमियों को बताएं, अपनी अच्छाइयों को बताएं, उस मुद्दे पे बात करें। हम नहीं, जब आप लोग कहते हैं, सुनिए दीपक झा, जब आप लोग कहते हैं कि इस देश में 10 साल से अघोषित इमरजेंसी है, तो फिर याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि इमरजेंसी अघोषित नहीं होती, इमरजेंसी वो होती है जो इंदिरा जी ने लगवाई थी। अनुराग जी, कहा तो तय था चरागा है महेश्वर, शहर के लिए कहा चराग मैं अपनी घर के लिए वाली बात है, तो शहर और घर की बात होती है, तो हर एक घर को ये उजाले करने चले थे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन पूरे शहर को अंधेरे में डाल दिया, पूरे देश को अंधेरे में डाल दिया। तो अगर आप इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो एक अकेली महिला थी पूरे देश में, आज भी इंदिरा गांधी के बराबर दम रखने वाला नेता नहीं पैदा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, चाइना को आप लाल आंख दिखा देंगे, चाइना से आप डरते हैं, आप पाकिस्तान के यहाँ जाके बिरयानी खा के आते हैं। तो भारत को जो एकजुट बनाया है, जो भारत को अखंड बनाया है, ये जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सरदार पटेल जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी जी तक ने इस देश में अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दी है। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैंग के जो लोग हैं, जो भारत विभाजन करने की राजनीति इन्होंने चली थी, हिंदू महासभा ने, वीर सावरकर जी ने, तो ये उस गैंग के लोग हैं। इनके पास इतिहास में अपना कुछ बताने को है नहीं, इसलिए दूसरे का इतिहास बता के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बता दें पिछले 10 सालों में भाजपा की उपलब्धि क्या है। भाजपा ने हमारे शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, चाइना के साथ शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहे हैं, पुलवामा इनके साथ हुआ, पठानकोट इनके साथ होता है, उरी इनके साथ होता है, गुरदासपुर इनके साथ होता है। और तो और नई सरकार बनने के बाद देख लीजिए 15 दिन में क्या क्या हो गए। बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं एक बात बोलूंगा अनुराग जी, बहुत गंभीर मुद्दे के साथ, भाजपा निर्दोषों को मार रही है इस देश में, भाजपा देश के भविष्य को मार रही है। अगर आप विद्यार्थी, अरे भाई, आपके अपने लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए आज, और आप भाजपा पर तीर चला रहे हैं। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने कहा कि सब मेरे साथ आओ और आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और आपके साथ कोई मिला नहीं। मैं आऊंगा दीपक आपके पास। प्रेम शुक्ला, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैंग, वीर सावरकर गैंग का बता रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ करके आपको क्या मिलेगा? राहुल गांधी उस पर माफी मांग चुके हैं, खेद जता चुके हैं, तो अब आप उसको वापस क्यों उखाड़ रहे हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं आप इससे? देखिए, कांग्रेस के भाषा संस्कार से आप अवगत हुए स्वयं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैंग है, वीर सावरकर का गैंग चलता था। अभी मैं माइनो गैंग कह दूंगा तो सिर धुनने लगेंगे। जो सचमुच का गैंग है, जिस पर 420 का मुकदमा है, उसको भी 420 कह दूं तो इनका पूरा मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो आपके चैनल को पत्र लिखने लगेगा, जिसमें सही में अब देखिए, अब भाजपा एक ऐसे गैंग को ऑर्गेनाइज चला रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश में आपातकाल लगा हुआ है घोषित। चलिए मैं एक नसीहत ले लेता हूं, केसी त्यागी हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी कुछ ही वक्त के लिए वो हमारे साथ हैं, उसके बाद वो व्यस्त हो जाएंगे। मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा, केसी त्यागी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, और आप न केवल वरिष्ठ हैं बल्कि आप इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार रहे हैं, आप उसकी नींव रखने वालों में से रहे हैं। आज आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का यह हाल हो गया कि आपातकाल पर इंडिया गठबंधन टूटा टूटा सा नजर आया। कांग्रेस का जब विरोध हुआ तो इसमें किसी पार्टी ने, उसकी सहयोगी पार्टियों ने उसका साथ नहीं दिया। कोई नसीहत देना चाहेंगे ऐसे मौके पर कांग्रेस को? अनुराग जी, आज का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। 25 जून 1975 को शाम को रामलीला मैदान में बैठक हुई थी, रैली हुई थी जयप्रकाश नारायण की, जिसका संचालन जनसंघ के नेता मदन लाल खुराना कर रहे थे, और मैं भी पार्टी की तरफ से अपने साथी सतपाल मलिक जी के साथ मंच पर मौजूद था। 12 इससे पहले, मैं 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन मैं सबको बताना भी चाहता हूँ इतिहास क्या है जी। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी 6 साल के लिए अयोग्य घोषित की जाती हैं और उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है।
ये सोशलिस्ट नेता राजनारायण जी की एक याचिका पर था जो 1971 में रायबरेली में चुनाव हुआ था। उसी बीच में देशव्यापी आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चल रहा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध और महंगाई के विरुद्ध। उसी में एक फैसला आ गया, सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति से मिलते हैं कि इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए। बजाय मेरे मित्र दीपक जी, मैं आपको भी बहुत प्रेम से समझाना चाहता हूं कि ये वो दिन था जब भारत में अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है। कांग्रेस ऐसी नहीं थी, लोग जवाहरलाल का भी इस्तीफा मांगते थे, लोग शास्त्री जी को भी इस्तीफा मांगते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ जब उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि नहीं, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया के इस्तीफा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ 5 साल के लिए, 76 में दोबारा होना चाहिए, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया। नंबर 3, 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए फॉर नो रीजन। नंबर 4, जिस पर बहुत बहस कांग्रेस पार्टी के अंदर हुई, सारी कांग्रेस पार्टी खराब थी ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, उसमें ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि प्रेस की आज़ादी खत्म मत करो। रात को बिजली काट दी गई, अगले दिन कोई अखबार नहीं निकला। तो दीपक बाबू, आप नौजवान हैं, अगर आज के दिन को काले दिवस के रूप में, अच्छा संविधान की बहुत बात हो रही है, मुझे अच्छी बात लग रही है कि आपके नेता संविधान को लेकर के शपथ ले रहे हैं। अब कौन कौन पकड़े गए मुस्कान जी? जेपी, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अडवाणी जी, अटल जी, मधुलिमय जी, ज्योतिर्मय बसु, चंद्रशेखर जी, रामविलास पासवान जी और मुलायम सिंह यादव जी। तो अपनी बहन जूही जी से मेरा निवेदन है, कृपया आज के दिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ खड़ी मत हुई। देखिए, सारा आंदोलन उत्तर प्रदेश में जहाँ का मैं हूँ, वहाँ मुलायम सिंह यादव जी 19 महीने जेल में रहे, रामशरण दास रहे, कौन कौन नहीं थे जो जेल में नहीं रहे। उस दिन को सारे देश के सोशलिस्ट तानाशाह विरोधी और लोकतंत्र विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। भारत में मुस्कान जी अफसोस है, मुझे पिछले दिनों पोलैंड और रूस जाने का मौका मिला। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हिटलर शाही है उसमें 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो जून के महीने में ही 8 तारीख को पूरे ईस्ट यूरोप में तानाशाही विरोधी दिवस मनाया जाता है। कोई घर नहीं है जिस पर झंडा ना लगता हो। तो हम तो भूल भी जाते हैं ना, हमें इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में कभी भी एक दिन के लिए कोई भी शासक किसी भी दल का ऐसा मन में ख्याल ना लाए कि निर्दोष लोग जेल में जाएं। आप जैसे पत्रकार जेल में, कुलदीप नैयर साहब जेल में गए, जो उस समय इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे और देश के जो बड़े पत्रकार हैं उनमें से एक थे। अगले दिन कोई अखबार नहीं छपा था। अखबारों पे बंदिश दीपक बाबू नहीं है। आज भी हम लोगों के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ होता है। और आज का दिन अच्छा हुआ कि हम आपसे अलग हैं, वरना आज संसद के अंदर अपने आप को आपसे अलग दिखाना था। हम तो संस्थापक हैं इंडिया गठबंधन के। आप लोगों ने हम ही लोगों को सम्मान के साथ नहीं रखा। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का पद नहीं मांग रहे थे, मुंबई में तय हो गया था कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन आपके छुटभइये नेताओं के छोटे मोटे लालचों की वजह से इंडिया गठबंधन संपूर्ण नहीं हो पाया और इतिहास ने आपको वहां बैठा दिया। खैर, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, आप उसका निर्वाह करें। लेकिन आज का दिन अफसोस करने का, गांधी की समाधि पर जाकर के मातम मनाने का है कि भगवान कभी जिंदगी में, लोकतंत्र की में ऐसा दिन ना आए जैसा 25 जून 1975 था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ पूरे चैनल में, जिसे उस समय जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर और श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। जी, बड़ी अच्छी नसीहत दी है दीपक झा। केसी त्यागी जी ने आपको। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहता हूं, आप जुड़े और आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। दीपक झा कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं क्योंकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। त्यागी जी इस पैनल में शायद सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सम्मान के योग्य हैं। मैं उनका उम्र में सम्मानित है, इसलिए सम्मान करते हुए बोलूंगा कि त्यागी जी ने इतनी बार पलट दल बदला है। 1 साल पहले अगर आप ये बात कर रहे होते तो त्यागी जी ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर इंदिरा गांधी की जय बोला था, नेहरू की
अब सम्मान करने से कुछ नहीं होता दीपक झा साहब, जब सम्मान करना चाहिए था तब आपने किया नहीं। त्यागी जी ये कहकर गए साफ तौर पर। मार पड़ी है, कहते ना पुरुष बलि नहीं होता, इस समय हो तो बलवान, तो इस समय बलवान है। त्यागी जी पलटी मार गए हैं, इनकी पार्टी के नेता पलटी मार गए, तो आज पलटू राम जी को बचा रहे। अच्छा, तो फिर समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे दीपक झा? आज वो भी आपके साथ नहीं खड़ी थी तो क्या वो भी पलटी मार गई? टीएमसी भी नहीं खड़ी थी तो क्या टीएमसी भी पलटी मार गई? लेफ्ट पार्टीज नहीं खड़ी थी तो क्या लेफ्ट पार्टीज भी पलटी मार गई? है ना, आरजेडी नहीं खड़ी थी तो क्या आरजेडी भी पलटी मार गई? किस किस को पलटी मरवाएंगे आप? कब तक डमरू बजाएंगे ये? अनुराग जी, जब से हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जब इस बात को लेके स्पष्ट तौर पे संसद भवन पे, बाहर भी अंदर भी इस बात को लेके कहे कि वो काला दिन था, हमें उस बात का दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राहुल गांधी जी ने कह दिया है, फिर भाजपा को दर्द क्यों होता है? अब इसके आगे बात बढ़ाइए ना, अब बात आगे करिए ना। पिछले 10 सालों से वही हो रहा, मीडिया अपने मन की डिबेट नहीं कर पा रही। आप किस्मत वाले हैं अनुराग जी कि आप अपने मन की बात कर रहे हैं, अपने मन की बात डिबेट। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी और अंकुश भी नहीं है। मुझे बाकी चैनलों का नहीं पता जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो अगर अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं तो उन पर किस तरीके का अंकुश है। मैं तो अपने मन की बात करता हूं। मैं तो जब बीजेपी से सवाल पूछना है तो पूछता हूं, मैं तो सत्ता से सवाल पूछता हूं और हम पर कोई अंकुश नहीं है। मैं वही कर रहा हूं, पिछले 10 सालों में मीडिया के ऊपर आप देख लीजिए, एक रिपोर्ट भी आई है कि कितने डिबेट महंगाई पे हुई, कितनी डिबेट भ्रष्टाचार पे हुई, कितनी डिबेट मोदी जी के करप्शन पे हुई। सारी डिबेट राहुल गांधी के खिलाफ होती थी, सारी डिबेट विपक्ष पे होती थी, विपक्ष ने क्या। खैर चलिए, बाकी चैनलों के बारे में हम यहाँ क्या डिबेट करें, अपनी डिबेट पर रहते हैं। आपने कहा कि इमरजेंसी से आगे बढ़ना चाहिए, तो प्रेम शुक्ला से मैं जानना चाहता हूँ आगे बढ़कर कहाँ जाएंगे प्रेम शुक्ला? इमरजेंसी से आगे बढ़िए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, देश के युवाओं की बात करिए, देश के भविष्य की बात करिए, उन मुद्दों पे बात करिए। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की बात करी थी तो उन किसानों की बात करिए, जिन महिलाओं की बात करिए तो उन महिलाओं की बात करिए, उन पे बात करना चाहिए, ना कि 1975 में जाना चाहिए आपको। प्रेम शुक्ला नहीं, अगर आदरणीय दीपक झा की आज्ञा हो और जी न्यूज पर उनका लगाया गया आपातकाल समाप्त हो गया हो तो मैं कुछ बात रखूं। हम पर किसी ने आपातकाल ना लगाया ना लगा पाएगा, आप अपनी बात रखें। अरे भाई, मेरे बीच में लगातार बोल रहे थे भाई मुस्कान जी, अब देखिए फिर बोल रहे हैं। दीपक जी अब सुन लीजिए, दीपक जी अब सुन लीजिए, देख लीजिए सुन लीजिए। अब अनर्गल प्रलाप कौन? मैंने खारिज कर दी उनकी बात, मैंने खारिज कर दी, अपनी फिक्र में कर लूंगा। दीपक जी, आपने मेरे प्रति कंसर्न दिखाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी नहीं, मैं मेरी फिक्र कर रहा हूँ कि लगातार मेरे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं और उसके बाद फिर मेरी आवाज़ बंद कर दी जाती है, फिर प्रश्न दूसरे से पूछ लिया जाता है, तो मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है मैं आप बता दीजिए मुझे कि अगर पहले जो है मेरे चैनल पर आपकी आवाज़ बंद नहीं होगी प्रेम शुक्ला, आप बेफिक्र रहें, किसी की आवाज़ बंद नहीं होगी। नहीं, अरे वो तो मतलब शोरगुल बचाने वालों की भी नहीं बंद करते आप, वही तो मैं आपकी इस जो है अराजक डिबेट की ही तो बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, अब आप अपनी बात रखिए, आवाज़ नहीं बंद, बाकियों का भी नंबर आना है सर। देखिए, आदरणीय केसी त्यागी जी ने आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाए गए, उन परिस्थितियों का दुष्परिणाम क्या हुआ, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय क्यों है, आज उस काले अध्याय की लोकसभा निंदा प्रस्ताव अगर पढ़ा जाता है लोकसभा में तो उसका कारण, औचित्य और प्रासंगिकता क्या है, यह सब आपको बताया। बहुत स्पष्ट तौर पर है कि इस देश का संवैधानिक लोकतंत्र, जब हम लोकतंत्र के स्वराज के अमृत काल में हैं, तो आपातकाल जैसा शोक काल इस देश में फिर लौट कर ना आए। जो आज संविधान की प्रतियां लेकर टहल रहे हैं, इनकी मातामह ने किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय, जिसमें उनका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मार्ग को अपनाकर चुनाव जीतने के कारण सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उन्होंने पूरे देश पर आपातकाल लाद दिया। 26 जून 1975 की सुबह जब हुई तो इस देश में लोकतंत्र निलंबित था, संसद के अधिकार निलंबित थे, कार्यपालिका जो है विकेंद्रित होने की जगह केंद्रीकृत करके एक परिवार की मुट्ठी में बांध दी गई थी, न्यायपालिका जो है उसकी स्वायत्तता समाप्त कर दी गई थी। यह इस देश में फिर ना होने पाए, युवा पीढ़ी को इसका स्मरण रहे कि लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, परिजनों की मृत्यु हो गई, बहुत लोगों के साथ उत्पीड़न। मैं बहुत सारे ऐसे आपातकाल के लोगों को जानता हूँ, मैं तो 5 वर्ष का था, लेकिन केसी त्यागी की पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को एक पत्रकार होने के नाते उनसे भेंट हुई है, किस तरह से उनको उत्पीड़ित किया गया, किस तरह से लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई।
इन सारे उत्पीड़नों का फिर युग इस देश में लौट कर ना आए, यह स्मरण कराना क्या हमारा दायित्व नहीं है? हम अंग्रेजों की बर्बरता पर बात क्यों करते हैं? हम जलियांवाला बाग की बात क्यों करते हैं? हम 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त जो है वो क्यों मनाते हैं? ये सब का कारण है कि उस तरह का अधिनायकवाद इस लोकतंत्र में लौट करना आए। और इस पर आज मुझे इस बात पर अत्यंत हर्ष है कि समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने आज ही लोकसभा में विपक्ष के नेता का दायित्व राहुल गांधी ने स्वीकारा और आज ही आपातकाल जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने जो है वो नीतिमत्ता का परिचय देते हुए समाजवादी पार्टी ने, राजद ने, कम्युनिस्टों ने, तृणमूल कांग्रेस ने अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। ठीक है जूही सिंह जी, क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन में फूट की शुरुआत हो चुकी, एक मतभेद नजर आया आपातकाल को लेकर के, आप लोग खड़े नहीं हुए और जब मौन रखने की बारी आई तब आप लोग खड़े हुए। राहुल गांधी भी मैंने देखा थोड़े हैरान थे अपनी सहयोगी पार्टियों का ये रवैया देख करके। अनुराग जी, आपातकाल दोबारा लागू ना हो, आपातकाल जैसी स्थितियां कभी लोकतंत्र में ना आए, ये जरूरी है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता दल हो, इसका ध्यान रखें। इमरजेंसी जब लागू हुई, समाजवादी पार्टी, हमारे संस्थापक सदस्य, नेताजी सब ने झेला, सब लोग जेल गए। तो इसमें इंडिया गठबंधन जो मुद्दों पर बना है, वर्तमान के मुद्दों पर, भविष्य के मुद्दों पर बना है, उसमें कोई टूट नहीं थी। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो संसद में था इसमें समर्थन कर रहा था कि इमरजेंसी जैसे हालात, चाहे आज भी आप उसको कहें कि लिखित हो, अलिखित हो, लेकिन वैसे हालात भी नहीं होने चाहिए। अधिनायकवाद वास्तव में नहीं आना चाहिए। फर्जी मुकदमे किसी पर नहीं लिखाने चाहिए। फेसबुक पर लिखने पर बच्चों को जेल में नहीं डालना चाहिए। रोजगार देने चाहिए। जो आपके नीट के पेपर लीक हुए हैं, जो आपकी NAT एजेंसी है उसका जो नेतृत्व कर रहा है, उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशंस है, ये आप सार्वजनिक कीजिए। साथ ही कोई भी मुद्दा होगा, ये तो वही बात है कि कल को ईश्वर न करे, हम एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र हैं, अगर कभी हमारी सीमाएं खतरे में हो तो हम लोग तो सब साथ ही खड़े होंगे ना। इसमें फूट और विवाद ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अभी लोकतंत्र सेनानी की बात हुई, तो मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात उठाऊंगी कि नेताजी ने लोकतंत्र सेनानियों को भत्ता, उनको विभिन्न सुविधाएं देने का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाए, 1 लाख तक करे। जब रक्षा मंत्री थे तो एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय तब भी लिया गया था कि आज हमारे शहीदों का जो शव है वो गांव जाता है, ससम्मान जाता है, पहले उनकी यूनिफॉर्म जाती थी। तो इस मुद्दों पे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई विरोध होगा। आज देश उस मुहाने पे खड़ा है कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था है, लेकिन जहां तक संवैधानिक संस्थाओं की बात है वहां आप नियुक्ति कैसे कर रहे हैं इसको भी सार्वजनिक कीजिए। आज राहुल गांधी जी ने, अभी तक तो प्रश्न किया जाता था कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे कि नहीं, उन्होंने ये पद स्वीकार किया है, उनको भी शुभकामनाएं। और हमारे आदरणीय स्पीकर साहब को भी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उतने ही निष्पक्षता से वो विपक्ष की भी आवाज सुने। और जैसे हम लोगों ने मंजर देखा था कि कई सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था, दोबारा वो मंजर हमारी संसद में न दिखाई दे, क्योंकि विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। जी अनुराग जी। ज्योत्सना, क्या बुराई है जिस तरीके से जूही कह रही हैं कि भाई इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर बना था, वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, वैचारिक असहमतियां चलती रहती हैं, वो तो एनडीए में भी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे मुस्लिम आरक्षण हो, जिस पर वैचारिक तालमेल आपको अभी सरकार के साथ बनाना है, बीजेपी के साथ बनाना है। तो अगर उस मुद्दे पर बीजेपी कोई बात करती है और आप खड़े नहीं होते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप साथ नहीं हैं। तो इसको क्या इस तरीके से देखा जाना गलत है कि भेद पड़ गया या मतभेद हो गया या इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ गई? अनुराग जी, पहले तो बात यह है कि एक हफ्ते पहले हम लोग अगर पीछे जाएं तो आप शायद आपके डिबेट में या कई और चैनल के डिबेट में बहुत जोर से ये लोग बोल रहे थे कि टीडीपी और एनडीए में कुछ ये आ गया, जेडीयू से कुछ डिफरेंसेस हैं, हमारी ये डिबेट लोग में बोल रहे थे। पहली बात तो वो बोल रहे थे। हाँ, तो आप बात साफ हो गई। तो अगर मुद्दों के बेस पे अगर उन लोगों में थोड़ी बहुत
मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंसेस रहेंगे शायद, बिकॉज वी आर ऑल, हम लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगा, मगर मुद्दों के बेस पे कहीं इधर उधर की एक छोटी मोटी डिफरेंसेस होंगे, आई डोंट डिनाई दैट। अभी यहाँ की बात आए तो आज मैं आपकी पूरी ये जो डिबेट पूरा फॉलो कर रही थी अनुराग जी, मेरा एक ही डाउट था, जो हुआ वो गलत हुआ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना जी, जो हुआ वो गलत हुआ था, और हम लोग उसी को बोल रहे हैं ना, गलत हुआ वही तो बात थी और कोई बात थी नहीं तो वो तो राहुल गांधी भी मान चुके हैं, कांग्रेस का ये तो कहना है कि गलत हुआ, ये तो राहुल गांधी भी मान चुके हैं। जा रही है तो इनको परेशानी कहां हो रही है? नहीं अनुराग जी, अगर वो बात गलत थी, वो बात अगर दोहराई जा रही है कि बात गलत थी, तो इनको क्यों परेशानी हो रही है? वही मेरा क्वेश्चन है। दीपक जी, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अगर वही जो बात गलत थी, अगर वही कहा जा रहा है कि वो गलत थी, तो गलत को गलत कहने में आपको परेशानी क्यों हो रही है? हम ये बोल रहे हैं कि बात गलत है, वही चीज को हम लोग दोहरा रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी हो रही है? दीपक जी देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात है। भाजपा इतने नए नए मुद्दे लेके आती है, नए नए चुनावी वादे करते। भैया आपको 1975 से आगे निकाल दिया, नरेंद्र मोदी जी को 3 बार जनमत दे दिया है, इस बार आप लंगड़ी सरकार का भी जनमत दे दिया है, तो अब नए मुद्दों पे बात करना है। किसानों की बात करिए, अग्निवीर की बात करिए। आप बताइए ना, अग्निवीर पे आपका क्या स्टैंड है? आप चाहते हैं कि देश का बिल्कुल करेंगे, हर चीज पे बात करेंगे, सेना में जाए। इन सब मुद्दों के लिए नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है, ना कि गड़े मुर्दों को उखाड़ने के लिए चुना गया है, पहला दिन है। आप सुनिए, काम करने के लिए चुना गया है। अनुराग जी, मैं एक बात बोलूं, नहीं, आप चली जाएंगी 1951 में देश की आबादी क्या थी, 1975 में देश की आबादी क्या थी, देश आजाद कब हुआ? आप लोगों को कुछ पता है? कुछ पता है कि नहीं पता? आज आते हैं बहस करने के पहले क्या हुआ था? अब आप बताइए कि आजादी कहां से पाई? ये भी भूल जाए। सरदार पटेल जी ने अपनी आजादी में इस भाग लिया। अनुराग जी, मैं एक बात बोलूं, वो भी गलत कहते हैं। अब आपके लिए सही क्या है? अब आपके लिए तो सही श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आपकी आइडियोलॉजी है। दीपक जी, मेरा प्रश्न आपसे एक ही है। आप दीपक जी, मेरा प्रश्न आपसे एक ही है, मैं बोलूं, शहीदों का अपमान करते हैं। दीपक जी, आपसे कुछ प्रश्न ज्योत्सना पूछना चाह रही है, उनका प्रश्न भी ले लीजिए। वाले लोग हैं। नहीं, मेरा प्रश्न, अनुराग जी मुझे एक मौका दीजिए, में क्यों जाते हैं? एक मौका दीपक जी, एक मौका। अनुराग मुस्कान जी, बात 2024 में जिन मुद्दों पे होनी चाहिए, 2024 में जी आप बात कीजिए, करने दीजिए। युवाओं की बात क्यों नहीं हो रही है? किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है? अनुराग जी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये लोग मान रहे नहीं मान रहे, वो गलत था, क्यों नहीं हो रही है? पहले तो वो क्लैरिफिकेशन, अगर गलत है तो हम दोहराए तो इनको परेशानी क्या है? दूसरी बात, ये लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को रेस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं, हम संविधान का गौरव करते हैं बात कर रहे हैं। एक ही प्रश्न है मेरे, जब सांसद कल वहाँ पे ओथ ले रहे थे, तो इन लोगों ने वहाँ खड़े होकर क्यों चिल्लाया? क्यों चिल्लाया? इन लोगों को इस पे आपत्ति नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ खड़े होकर जय पालस्तीन बोलता है, उस पे आपत्ति नहीं है इन लोगों को, आपत्ति नहीं है इन लोगों को। ये बात बोलिए, आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, ज्योत्सना आपसे कुछ पूछ रही है। आपको असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है, उस पे आपत्ति नहीं है आपको? कहिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाएं। दीपक जी, ये बात बोलिए, जय भारत की जगह आप अगर कोई और लफ्ज वहाँ यूज कर रहे हो लोकसभा में, उस पे आपत्ति नहीं है आपको? क्यों इस बात पे क्यों नहीं बोल रहे हो? हमले होते हैं आतंकवादी, तो जितने ज्यादा शहीद हुए हैं आज भाजपा के शासन का। अरे भाई दीपक जी, आप कह रहे हैं इमरजेंसी पुरानी बात हो गई। दीपक जी आप कह रहे हैं इमरजेंसी पुरानी बात हो गई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी तो पुरानी बात हो गई, फिर वो बात क्यों कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी तो पुरानी बात हो गई, फिर उसका रेफरेंस क्यों ले रहे हैं आप? जब आप चाहते हैं इमरजेंसी का रेफरेंस न लिया जाए क्योंकि वो बात पुरानी हो गई। गांधी की एक बात को याद दिलाएंगे तो मैंने कहा कि इंदिरा गांधी का दूसरा पहलू देखे। इंदिरा गांधी ने वो ताकत दिखाया था, वो साहस दिखाया था। आज है नरेंद्र मोदी जी में उतनी हिम्मत? अरे भाई, साहस की बात होगी तो दुस्साहस की बात करने में परेशानी क्या है आपको? साहस के लिए प्रशंसा की जाती है, दुस्साहस के लिए अगर आलोचना होती है तो उसको भी स्वस्थ नहीं, उसको भी स्वस्थ मन से स्वीकार कीजिए। सेना को डिस्ट्रॉय करने के लिए, युवाओं को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाया, उस पर इनका क्या स्टैंड है? दीपक जी, मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए आप। दीपक जी, मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए आप। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप इसको गलत मानते हो नहीं मानते हो? अगर गलत मानते हो मैडम, इतने अगर गलत मानते हो तो दोहराने में आपको क्या आपत्ति है? गलत मानते हो तो दोहराने में आपको क्या आपत्ति है? अनुराग जी, इतनी डिबेट हो गई,
इतनी डिबेट हो गई, मैडम को अभी तक जवाब नहीं मिला। तो मुझे लगता है मैडम की समझ में थोड़ी सी हंसी मुझको भी आ रही है, थोड़ी हंसी आपको भी आ रही होगी कि इनकी समझ मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है सर। दीपक जी, आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, दोहराने में आपको आपत्ति क्या है? गलत चीज को गलत चीज है, ये बात दोहराने। चलिए, बाकी मेरे दो गेस्ट बचे हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। मैं महेश चव्हाण जी एनसीपी से हमारे साथ हैं। महेश चव्हाण जी, दीपक जी जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या कांग्रेस जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है, कहीं कांग्रेस को यह डर तो नहीं है कि इस बहाने इंडिया गठबंधन में फूट को प्रचारित करके बाकी आगे और भी ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है? तो कांग्रेस को कहीं यह डर तो नहीं सता रहा है कि उसमें फूट हो सकती है, इंडिया गठबंधन बिखर सकता है? अनुराग जी, मुझे ऐसे लगता है कि जो डर है वो बीजेपी के मन में है, क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों। आज लोकसभा में पहले दिन उन्हें संविधान की याद आ रही है। जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज वो संविधान के बारे में पहले दिन बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो चुनाव में बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने गए थे। उसमें से महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, किसानों की समस्याएं थी, उसमें एक संविधान बचाने की भी बात थी। लेकिन बीजेपी ने बाकी सारे मुद्दे बाजू में छोड़कर, उनको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ संविधान बचाने की बात से उनकी जो हार हुई, उनकी जो सीटें कम हुई, वो हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अगर उनको लगता है कि ये झूठी अफवाहें फैलाकर विपक्ष ने इतनी मतलब विक्ट्री हासिल की, तो क्या नरेंद्र मोदी जी हर प्रचार सभा में जनता से ये नहीं कह रहे थे कि ये झूठा प्रचार है, हम संविधान बचाने नहीं जा रहे? फिर क्यों लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की बात सुनी नहीं? क्यों उनके ऊपर विश्वास रखा नहीं? अब संविधान की बात ही चल रही है। आज अगर संविधान के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसी टिप्पणी कहा, जनता का भरोसा कहते हैं आप। जनता का भरोसा किसे कहते हैं? अकेली भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें पूरे इंडिया गठबंधन की उतनी सीट नहीं है, आप किसको भरोसा कहते हैं? जनता का विश्वास आप कैसे तोलते हैं, कैसे आप मापते हैं? सुनिए, हाँ, मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। अनुराग जी, 10 साल में पहले 272 282 सीटें थी, उसके बाद बीजेपी की 303 सीटें हुई। उसके 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इस बार 370 सीटें होगी, लेकिन 370 से जनता ने उनको 240 पर लाके रख दिया। ये मेरे ख्याल से हार है, आप माने या ना माने, लेकिन मैं ये ऐसे मानता हूँ। दूसरी बात, अगर हम आपातकाल के बारे में बात करें तो जरूर आपातकाल बुरा था, तो था। राहुल गांधी जी ने उसको काला दिन कहा है, उन्होंने माफी मांगी है। प्रेम शुक्ला आपकी इस बात का जवाब दे देंगे कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं? मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए अनुराग जी, मुझे थोड़ी सी 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मुझे ये कहना है कि अगर ये बुरा था तो जनता ने तभी 1977 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, ये बात सही है। लेकिन तुरंत उसके 2 साल बाद 1980 में उनको कांग्रेस की सरकार वापस केंद्र में आई। उसके बाद 5 दफा कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई। जब उसके बीच में एक मेरे ख्याल से एक दरम्यान 1999 से लेके 2004 तक बीजेपी की भी सरकार थी, एनडीए की भी सरकार थी। तो उनको 4 साल 5 साल मौका देने के बाद उनको भी उखाड़ फेंक दिया। तो जनता समझदार है, जनता को मालूम है क्या गलत है क्या सही है। तो एक बार गलती की थी, उसके लिए उन्होंने उनको सजा दी, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि जो पर्याय सामने आया, जो विकल्प सामने आया, वो सही नहीं है, फिर से कांग्रेस को दिया गया मत। तो इसके बाद और एक आखिरी मुद्दा यहाँ पर रखता हूं और मैं रुकता हूं, वो ये कि बिल्कुल ओम बिरला जी जो कह रहे हैं कि लोगों को, युवाओं को ये ज्ञात होना चाहिए, उन्हें ये स्मरण दिलाना चाहिए कि आपातकाल कैसा था। लेकिन आज की जरूरत ये है, आज के युवाओं की जरूरत ये है, उनको ये समझाना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, ये सरकार ये बेरोजगारी महंगाई क्यों कम नहीं कर सकती है, और अगर ये नहीं कम कर सकती है तो उससे कैसे निपटाया जाए, उसका सामना कैसे किया जाए, कैसे बेरोजगारी का सामना किया जाए, कैसे महंगाई का सामना किया जाए, कैसे नीट जैसे पेपर, नीट जैसे एग्जाम, उसमें पेपर लीक होते हैं, जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार कैसे कम किया जाए। ठीक है, मैं धीरेन्द्र कुमार जी को लाता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी,
चिराग पासवान युवा नेता हैं और कैबिनेट में शामिल हैं, सबसे युवा भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके का आरोप अब इंडिया गठबंधन की तरफ से लग रहा है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रहा है कि आपातकाल की बात सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई है, जिससे आगे के सत्र में जब विपक्ष महंगाई पर सवाल करेगा, जब बेरोजगारी पर सवाल करेगा, जब पेपर लीक पर सवाल करेगा, जब क्रांतिवीर योजना पर सवाल करेगा, तब उन सवालों से बचने के लिए आपातकाल का जिन्न चिराग घिस करके निकाला गया है। क्या कहना है आपका? अनुराग जी, सबसे पहले तो आज काला दिवस के रूप में ये जो निंदा प्रस्ताव आया है, हम बिल्कुल 2 मिनट मौन रहने की बात है, लेकिन डिबेट में तो नहीं रहा जा सकता है मौन, लेकिन इसके बावजूद भी हम 30-32 मिनट लगातार मौन रहे हैं। और ये काला ही दिवस आज काला दिवस तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि 15 अगस्त मनाना हम लोग भूल जाएं, हम लोग देश की आज़ादी को भूल जाएं, स्वतंत्रता सेनानियों को भूल जाएं, अगर देश के लिए किसी ने प्राण न्यौछावर किया है उनकी कुर्बानियों को भूल जाएं। वही बात तो है। आज 1975 में जो लड़ने वाले सेनानी रहे हैं उन लोगों को सरकार बहुत राज्यों में सुविधाएं दे रही हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी इमरजेंसी, जिसको कांग्रेस पार्टी को भी आके और साथ में मौन मनाना चाहिए था। लेकिन दुखद है कि संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन इस काला दिवस में भी उनको कहीं न कहीं राजनीति दिखता है। मैं तो भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि पाठ्य पुस्तकों में भी यह शामिल होना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की थी। जब नया नया इस देश में लोकतंत्र जवान ही हुआ था, संविधान अपने पांव पे खड़ा हुआ था, तभी उसकी हत्या की गई थी। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इसको तो सरकारी तौर पर आदरणीय नेता ने भी, अभी प्रेम जी ने भी बोला, इसको तो बिल्कुल एक सरकारी या घोषित रूप में काला दिवस के रूप में करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात याद रहे और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी इसकी जानकारी हो। अफसोस है कि कई ऐसे लोग हैं जो उसी इमरजेंसी के दौरान में बड़े नेता बने और कांग्रेस के नेताओं की हद है, देखिए बेशर्मी की, कि उसी राहुल गांधी जी को कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है, मुस्कान जी, कि वो लिखते हैं जननायक। हद है भाई, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो खलनायक की भूमिका निभा चुके हैं, उनको जननायक की उपाधि दे रहे हैं। ये तो दूसरा मजाक है ना लोकतंत्र के साथ में। हमारे बिहार के भारत रत्न आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा गया था, लेकिन ये राहुल गांधी जी को दे रहे हैं। आज भी उनसे सीख और सबक नहीं ले रहे हैं ये लोग। मैं कहता हूं कि जो काम गलत है उसको गलत मानिए। इस लोकतंत्र में और इस संविधान में अगर आपको है तो आपको इसको काला दिवस के रूप में अपने कांग्रेस के मुख्यालय पर भी काला झंडा फहराना चाहिए और दुनिया और देश के बीच में यह संदेश देना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा यह जो कुकृत्य किया गया है यह बिल्कुल ही अब बर्दाश्त नहीं है और भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना करे। और स्वर्गीय श्रीमती गांधी के नाम से मैं यह भी मांग करता हूं कि जितने भी तरह के उनके नाम पे योजनाएं रही हो या कई ऐसे रोड और चीजों का नाम हो, वह भी नहीं होना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि उससे उनका एक तरफ आप गौरव गाथा नहीं कर सकते हैं, दूसरे तरफ अगर वो काला दिवस उनके कुकृत्य से है तो उनका गौरव गाथा भी नहीं होना चाहिए। अगर मनाया गया है इसको तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है कि हमारी एनडीए के सरकार के लिए। पहली बात है। दूसरी बात है कि बहुत लड़ाइयां हुई अनुराग जी, अब सदन में सब लोग जीत करके आए हैं, सब कोई को लग के अपने अपने क्षेत्र के विकास के कामों को ध्यान देना चाहिए और सदन में सहयोग करके और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र के विकास करके और देश को मजबूत भारत बनाने में 2047 के विजन को लेकर के एकाग्र होकर आइए, हम सब लोग मिलके देश को मजबूत करें और एक सशक्त भारत का निर्माण करें। बड़ा अच्छा सवाल धीरेन्द्र जी आपने पूछा है, जो कि मैं दीपक झा से पूछना चाहता हूं
दीपक जी देखिए भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये कांग्रेस करेगी भी कि नहीं, काला दिवस के रूप में मनाए आपातकाल वाले दिन को, या फिर काले झंडे कांग्रेस मुख्यालय पे लगाए जाएं, तो ये तो मुझे भी न्याय संगत नहीं लग रहा। लेकिन एक धीरेन्द्र कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अगर आप आपातकाल को गलत मानते हैं तो फिर आपातकाल में मारे गए लोगों के मौन में शामिल होने में आपको परेशानी क्यों है? देखिए, धीरेन्द्र कुमार जी को यहाँ पे सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोक मंडली में आके जोक बोल रहे हो, कोई मजाक। ये सीरियस डिबेट चल रही है। धीरेन्द्र कुमार जी को समझना चाहिए और इनको अपना इतिहास ही नहीं पता है। चुटकुलों पर मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है, लेकिन मुझे तो नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कोई चुटकुला सुनाया। मुझे बताइए उन्होंने क्या चुटकुला सुनाया? मैं बताता हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भूल जाते हैं, इनके नेता रामविलास पासवान जी कांग्रेस पार्टी के साथ है कि आप इमरजेंसी में मारे गए लोगों को अगर उनकी गाथा मैं कहता हूँ, कुर्बानी सुनाता हूँ, तो आपको चुप करा दीजिए। तो मैं कैसी बात कर रहे हैं आप दीपक झा जी? दीपक जी को सुन लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का जान जाना चुटकुला आपको लगता है? आप इस मानसिकता से निकलिए दीपक जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है। अभी अपना शिक्षा छोटी मानसिकता का परिचय अपना दें। आप अपने नेताओं वाली हरकत न करें जो कांग्रेस का कल्चर रहा है उससे। धीरेन्द्र जी, आपका सवाल मैंने पूछा है और आपकी चुटकुले वाली बात पर आपत्ति में जता दिया। सुन लेते हैं दीपक जी। लगता है मुझे इस बात पर मुस्कान जी, मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है? जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे सेनानियों के जान को अगर ये चुटकुला कहते हैं तो ये दूसरा घिनौना मजाक है। सोच है। रामविलास पासवान जी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, उस वक्त एक मंत्री क्यों बनने गए थे भैया, बताइए जरा। अरे देश के सेनानियों को, सेनानियों की गौरव गाथा को आपको चुटकुला नजर आता है तो ये श्रीमान राहुल गांधी जी और आप ही को लग सकता है। श्रीमती गांधी अगर आपको महान लगते हैं इस देश में दीपक जी, तो ये काला अध्याय उन्हीं के सर पे जाता है और कांग्रेस के माथे पे ये कलंक का टीका है। आप इसको समझा करिए ना। कांग्रेस, अरे मौसम वैज्ञानिक छोड़िए, लोकतंत्र के हक जा रहे हैं ना आप लोग। आप लोकतंत्र में और संविधान हाथ में लेकर के घूमते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं? आपने देश को 100 वर्षों तक पीछे किया है। पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। प्रेम शुक्ला जी, ये झगड़ा देख करके आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी, क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन में फूट की शुरुआत हो चुकी है, वो ऐसा मान रहे हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की तो आप चलिए ठीक है। मैं प्रेम जी से सवाल पूछा है मैंने, उनको सुन लेते हैं। प्रेम जी, ये बेशर्मी की हद है आपकी। शांत हो जाइए, झगड़े का कोई अंत नहीं है। प्रेम जी, आप ही के साथ अच्छे दिन की बात ना करके पाकिस्तान हमारे देश के 3 टुकड़े हुए और श्रीमती के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस की यही रही है विचारधारा। ठीक है, शांत हो जाइए। प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछा है, वो बड़े धैर्य के साथ आप दोनों को सुन रहे हैं। अब आप उन्हें धैर्य के साथ सुन लीजिए। भविष्य की बात करो। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी, मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आपातकाल के अधिनायकवाद के विरोध में सेनानी की तरह जिन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जो है उनके नेतृत्व में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मौन व्रत वहाँ रखा गया उसका समर्थन किया। लोकसभा के प्रस्ताव का हमने जो है समर्थन किया और हम आपातकाल के विरुद्ध रहेंगे। अब इसमें इनका विपक्ष बढ़ता है नहीं बढ़ता है ये उनका प्रश्न है। अब अगर समाजवादी पार्टी नीतिमत्ता के आधार पर, मुद्दों के आधार पर समर्थन देती है, उस मुद्दे पर उनके विरोध में है, तो समाजवादी पार्टी का निर्णय है। इसको मैं स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक जैसी तुलना में नहीं पढ़ना चाहता। और मैं उल्टा जूही सिंह का इस बात के लिए स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है आपातकाल के लिए जिन योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, उनको जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और विविध सरकारों ने जो आपातकाल से लड़ी दल थे, उनकी जहां जहां भी सरकारें आई वहां उन सरकारों ने जो है ऐसे योद्धाओं के लिए जो है कुछ योजनाएं लाई। उन योजनाओं में निश्चित तौर पर अगर वृद्धि की जाती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उनका सत्कार किया जाना चाहिए। हर जगह एनडीए की जहां जहां भी सरकारें हैं, मैं उन सरकारों से मांग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करूंगा कि काला दिवस जो है इसका स्मरण करना चाहिए। स्वतंत्रता जो संग्राम की तरह जो है आपातकाल के योद्धाओं का सत्कार, सम्मान, उनके लिए योजनाएं लागू की जानी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। और इस पर जो है आदरणीय दीपक झा जी को अचानक अनायास आप देखिए ये चिल्लाने लगते हैं, फिर यही संकट है अनुराग जी। चलिए, आपने बड़ी अच्छी अपील की है प्रेम शुक्ला जी। इसी अपील के साथ इससे अच्छा नोट नहीं मिल सकता मुझे इस डिबेट को वाइंड अप करने का, क्योंकि अब समय भी समाप्त हुआ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतिहास में जो कुछ भी अच्छा हुआ है
वो अच्छे के तौर पर याद रखा जाना चाहिए और जो कुछ बुरा हुआ है उसे भी भूला नहीं जाना चाहिए, जिससे हमें उससे सबक मिलता रहे और हमें ये पता हो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ताल ठोक के में आज शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।